नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में उस सेक्टर की जिसका आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देना और वैश्विक छवि को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। और दुनिया को ये सेक्टर दिखा रहा है अतिथि देवो भव अब सिर्फ नारा नहीं है, अर्थव्यवस्था की ताकत है। जी हाँ, जीएसटी में हाल ही की कटौती ने भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई जान फूंक दी है। कमरे सस्ते हो गए हैं, सेवाएं बेहतर हो गई हैं और अब भारत बन रहा है वो देश जहां टैक्स घटने से सिर्फ बिल कम नहीं हुए हैं, उम्मीदें बढ़ी हैं। जीएसटी में कटौती से स्वदेशी पर्यटन को मजबूती मिली है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिला है और संबंधित क्षेत्रों में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो मजबूत हुई हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो एक बेहद उत्साहजनक माहौल है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी सफल होगा जब ईज ऑफ लिविंग हर नागरिक को महसूस हो। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये हो रहा है। जीएसटी घटा है, जिंदगी उससे आसान हुई है, कारोबार मजबूत हुआ है और विश्वास जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कैसे, ये आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। होटल्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। होटलों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आईटीसी के ये बिना है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, कैफे और केटरर्स द्वारा प्रयुक्त जो उपादान हैं, ये सुविधाएं हैं, उन पर कर की दरें भी 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इसके साथ ही रसोई के जो प्रमुख उपादान हैं उनके दामों में भी 13% की कर छूट दे दी गई है। रेस्टोरेंट और होटल्स की खाने पीने की वस्तुओं की लागत में सीधी कमी इससे दिखाई देती है। मेन्यू के दाम स्थिर हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो विशेष मदद मिलती है वो लघु एवं मध्यम आकार की खानपान की जगहों को मिलती है। इनको जो है इससे ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम कर में कटौती की बात करते हैं, जिस तरह से हम तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अगर लघु और मध्यम आकार के खानपान की जगहों के अलावा जो देशवासी हैं उनको स्पष्ट तौर पर सीधा फायदा इससे मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर होटल्स में जो विवाह समारोह होते हैं या इस तरह की जो सार्वजनिक जगह होती हैं जहां पारिवारिक समारोहों का आयोजन होता है, वो भी अब सस्ता हो गया है। तो मध्यम वर्ग और कम खर्च पर यात्रा करने वालों के लिए होटल में ठहरना अब ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। भारत का जो आतिथ्य कर ढांचा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के अनुरूप हो गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए अब भारत भ्रमण ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा आकर्षक होगा। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा जो है देश को होने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो सप्ताहांत में यात्रा होती हैं या तीर्थ सर्किट्स होते हैं और विरासत और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलने की जो संभावनाएं हैं उसने इसको भी बढ़ाया है। साथ ही मझौले दर्जे के जो नए होटल्स हैं, होम स्टे हैं और अतिथि गृह हैं, उनमें भी अब निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। तो रोजगार के अवसर जो हैं वहाँ भी पैदा होंगे और जो अवसंरचना है यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसमें पूरी तरह से सुधार आएगा। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जीएसटी स्लैब को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, इस क्षेत्र को इससे बड़ी राहत मिल रही है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केवी काचरू ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। I want to take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister Modi ji, our Tourism Minister Mr. Shekhawat, for facilitating and putting our point across to the Finance Minister. Wish to thank her for taking the initiative of putting the right structure in terms of ensuring benefits to the mid-market hospitality business. We have restructured the slabs from 12% to 5%. तो अब यात्रा करना और होटल में ठहरना सस्ता हो गया है क्योंकि होटल आवास पर टैक्स दरों को आसान बनाया गया है। रेडिसन होटल ग्रुप के साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल शर्मा के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म का फायदा देश के आम लोगों को मिल रहा है और इससे भारत पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत होगा। आइए दिखाते हैं। We appreciate the GST's Council progressive step in rationalizing tax rates for hotel accommodation.
This is a timely and welcome reform that will not only make quality stays more accessible to the largest segment of Indian travelers, which is the growing middle class travelers, but also strengthen the country's position as a high potential tourism hub. By reducing the burden on mid-scale and upper mid-scale hotels, the government has paved the way for stronger domestic travel, weekend leisure breaks, and business mobility, which are critical drivers for India's hospitality growth. This move reflects a deep understanding of industry dynamics and traveler aspirations, and we are confident it will accelerate the growth across key hospitality segments while reinforcing India's mission of becoming one of the world's leading travel destinations. तो देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। यात्रा खर्च और होटल बुकिंग की लागत में कमी से आम नागरिकों के लिए पर्यटन और भी सुलभ हो रहा है। स्टिक ट्रेवल्स के सीएमडी सुभाष गोयल ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। GST has been reduced to 5%. This will definitely help us in the tourism industry. It will make India product a little cheaper, and we are quite confident that this step is going to boost the economy. And tourism industry is one industry which is the largest employment generator, and we can fulfill Prime Minister's vision of making India one of the best tourism destination in the whole world. और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो के, और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रवि गोसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर एवं ऑपरेटर्स के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रवि जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के जो आंकड़े हैं उनमें क्या कुछ उछाल दिखाई देता है इस कटौती के बाद? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जीएसटी रिडक्शन हुआ है 7,500 रुपये से नीचे के होटल वालों में 12% से 5% पे, इसका फ़र्क मध्यम वर्ग पे ज़रूर पड़ेगा और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में जो कॉस्ट पहले वो पे करते थे और अब में 400-500 रुपये उनको सस्ता पड़ेगा अगर टैक्स कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल इसमें एक जो कैच रहा है वो जीएसटी में इनपुट ना मिलना रहा है होटल्स के लिए। तो इनपुट कॉस्ट में जीएसटी ना मिलने के कारण वो 5% कहीं ना कहीं शायद प्राइस में बढ़ोतरी होगी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें भी आएगा। तो पर ओवरऑल ये है कि हाँ, कुछ तो फ़र्क मध्यम वर्ग को पड़ेगा और वो जो ट्रैवल वगैरह करते हैं शायद इससे और ज़्यादा आकर्षित होंगे दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रैवल टूरिज्म की बात करें तो ट्रैवल टूरिज्म पे 5% जीएसटी लगता है और वो एक बहुत थोड़ा पेनफुल है क्योंकि टैक्स पे टैक्स लग रहा है इस समय। तो जैसे होटल हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब जब टूर ऑपरेटर को अपना पैकेज बनाता है उस पर 5% फिर ऊपर से लगाता है, तो एंड कस्टमर के लिए महंगा हो जाता है। तो मेरे को लगता है सरकार को इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए और सही मायनों में अगर जीएसटी लेकिन जिस तरह से जो 7,500 रुपए देने पड़ते थे, अब उनमें जो है काफ़ी, आप बता रहे हैं 12% से 5% की कटौती हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा सुधार माना जा सकता है। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप, जो होटल्स हैं वो अब अफोर्डेबल हुए हैं, विशेषकर जब हम बजट और मध्यम वर्गीय यात्रियों की बात करते हैं? तो मेरी राय में जिस दौर से अभी इंडिया गुजर रहा है, 6.5% के दौर से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और ये पूरी दुनिया में एक सबसे तेज गति वाला देश है। पर हमारे सामने एक चुनौती है, वो है हमारी यंग युवा अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो हम लोगों ने करीब 1 करोड़ लोग हमारे वर्कफोर्स में हर वर्ष एंटर करते हैं। तो सरकार को देखना है कि जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो जॉब्स क्रिएट करने में होटल इंडस्ट्री सबसे आसान इंडस्ट्री रहती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है और रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। जब हम होटल इंडस्ट्री कहते हैं तो होटल इंडस्ट्री में पूरा इकोसिस्टम आ जाता है, होटल आ जाता है, ट्रैवल आ जाता है, रिजॉर्ट्स आ जाते हैं, फिर होम स्टेज आ जाते हैं, और साथ में हम लोग कह सकते हैं अकोमोडेशन, फूड, इवेंट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। तो अगर 5 से 7 और 10% के करीब अगर हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो सरकार को भी अपना टैक्सेस देखना है, कितना वो टैक्स हिट ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी बजट बनाना है और भी काम करने हैं सरकार ने। पर वो सब कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हुए भी सरकार की, मैं सोचता हूँ कि बड़ी बोल्ड नीति रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव नीति रही है, विजनरी नीति रही है कि जहाँ पर हमने अपने युवाओं को जॉब्स देने हैं
वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंसेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना दिया है। अब ये जो होटल इंडस्ट्री है, अभी अभी आपके यहाँ पर एक प्रवक्ता कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है 5 से 6 करोड़ लोगों को अभी एम्प्लॉय करती है। पर आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो पूरा टूरिज्म पे पूरा का पूरा देश चलता है। हमारे देश में तो अभी टूरिज्म मैं कहता हूँ इन्फेंट स्टेज में है, और हमारे देश में कहीं पर बिल्कुल इतने चरण अच्छे सिंह जी, इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो कदम ये उठाए गए हैं उसमें कितना महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, क्योंकि अब जबकि टूरिज्म सस्ता हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंसर्न रहती थी होटल्स के रेट्स की। लोग ऑफ सीजन को देखते थे कि वहां पर ऑफ सीजन में जाएंगे तो जो रेट्स हैं वो थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन अब जब उन्हें जो टूरिज्म का भरपूर सीजन होता है उसी में रेट्स उतने किफायती मिलेंगे तो मांग बढ़ेगी टूरिज्म क्षेत्र में, और टूरिज्म क्षेत्र में अगर मांग बढ़ती है तो इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें भी खपत बढ़ेगी, तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत अच्छे इकोसिस्टम बढ़ेगा। आप देखिए खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी जब ट्रैवलिंग के लिए बाहर आता है, किसी भी इंसेंटिव से आता है, रेट्स अच्छे हो गए उससे आ रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम जो बाकी चीज़ों पे भी तो असर पड़ेगा। अब फॉरेन के भी जो टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे भी फर्क पड़ेगा। करीब 5 करोड़ लोगों को अब हम एम्प्लॉय करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में। ये आगे बढ़ेगी क्योंकि हम लोग यूथ को एंटर कर रहे हैं वर्कफोर्स में, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने हैं। आप एक विचार मन में रखिए कि जो हमारा देश है यहाँ पर पहाड़ भी हैं, बर्फीले पहाड़ भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी है, हीलिंग और योगिक एक्सरसाइज भी हैं, ग्रीनरी भी है, वाटरफॉल्स भी हैं, बीचेस भी हैं, क्या नहीं है। और अगर हम इन सब लोगों को ऊपर से रिलीजियस टूरिज्म भी तो है, तो ये टूरिज्म के इतने ज़्यादा मौके हमारे यहाँ पर हैं। अगर इन सबको बढ़ोतरी किसी कारण दे सके हम लोग, तो मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए जो प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047, सिर्फ 22 वर्ष पड़े हैं उसके लिए। इसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत जो अच्छी बात है, उसमें अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर दोनों की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहती है। अब एक होटल बन रहा है, उस होटल में कंस्ट्रक्शन भी तो बढ़ेगी अगर और कमरे बढ़ेंगे तो। अगर होटल बन गया है तो उसमें हमें सफाई वाले कर्मचारी भी चाहिए, बिस्तरा सेट करना है वो भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए जो बड़ा स्किल्ड होता है। तो दोनों किस्म के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बन जाती है। इसके अलावा फिर अगर एक बार होटल इंडस्ट्री बढ़ गई और टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए तो हवाई जहाज भी आएंगे, टैक्सी सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको टूरिज्म इंडस्ट्री देती है। तो इसलिए जितनी भी बढ़ोतरी हो, जिस किस्म के भी छोटे से छोटे या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग इंसेंटिव दे सकें तो अच्छा है। तो मेरी विचार में ये जीएसटी रिडक्शन एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि उन इलाकों में जहाँ हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट हैं पर डेवलप नहीं हुए, जैसे मेघालय ले लीजिए, शिलोंग ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगह हैं, उन सबको हम डेवलप कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा डेवलप करने का। बिल्कुल। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, चरण सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जब भी जो लोग हैं यात्रा पर जाते हैं, होटल्स के अलावा एक बड़ी चिंता होती है कि किस तरह से जो टैक्सी के रेट हैं, जो बसेस के रेट हैं, या जिस भी माध्यम से वो यात्रा करते हैं वो कितने अफोर्डेबल होंगे। अब जबकि बसों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, आपको लगता है जो टूर्स के लिए बसेस जाती हैं या इस तरह से एक कॉमन ट्रैवल व्हीकल जो है सब लोग लेते हैं, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, इसका भी काफ़ी सकारात्मक असर इस पर पड़ने वाला है? देखिए, ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ सर्विस है। लोग जब जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है, और डेफिनेटली उसमें जीएसटी अगर कम हुआ है तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों को यूज़ करेंगे बजाय निजी वाहन के। तो ये तो एक इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट जीएसटी जो एक ओवरऑल एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और एक अच्छी शुरुआत है पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसा चरण जी ने बोला कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, नए सेक्टर आ सकते हैं, और होटल अगर कम हुए तो मिड सेगमेंट में होटल भी आएंगे, क्योंकि उसमें जीएसटी कम है, लोगों को ये लुक्रेटिव लगेगा कि इस बिजनेस में आना चाहिए।
बिल्कुल रवि जी, एक और बड़ा बदलाव ये भी आया है, अगर हम होटल मालिकों की भी बात करते हैं कि साल भर की उनकी आय का जरिया जो है वो अब बढ़ गया है, क्योंकि अब टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल जो रेट्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं जो उपभोक्ता हैं उनके लिए। इसके अलावा जो ये रेट्स बढ़े हैं, ये टूर एंड ट्रेवल्स में किस तरह की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी जगाते हैं? नहीं, देखिए, जब अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से फिर सीजनैलिटी का चक्कर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। अभी वैसे भी जो भारतीय पर्यटक हैं इस समय काफ़ी संख्या में, किसी भी सीजन हो, कोई भी मौसम हो, हर वीकेंड्स पे होटल फुल होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो देखने में लगेगा। और दूसरी बात, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस भी, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग जाना चाहते हैं। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उनका उपभोग भी करना चाहते हैं, और इन्हीं उम्मीदों से लग रहा है कि इस सेक्टर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। चरण सिंह जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो आंकड़े आ भी रहे हैं और जिस तरह की खबर हम देख भी रहे हैं, जो मिड सेगमेंट के हैं या लोअर सेगमेंट के जो होटल्स हैं, अब उन्हें अपने अपग्रेडेशन का एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो होम स्टेज हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, अब उन क्षेत्रों में भी हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, जिन्हें डेवलप करने की जरूरत है, तो वहां पर भी होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा मिलने की उम्मीद है निवेश की जब हम बात करते हैं? ये आप चीज अप्रिशिएट करिएगा कि अभी पूरे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत बात होती है। प्रधानमंत्री जी जब से जो 2014 से आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी दी, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होनी शुरू हो गई। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब हुआ, जैसे आपने अभी होम स्टे की बात कही, तो जो छोटे छोटे शहर हैं, समझ लीजिए विलेज टूरिज्म की बात कर ले, तो विलेज टूरिज्म में होम स्टे सबसे आगे आता है। तो इसलिए उन इलाकों में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ भी तो कर पाएंगे, उनकी भी तो आय बढ़ पाएगी, उधर भी तो पर्यटक जा पाएंगे जो पहले कभी विचार नहीं होता था। तो उस कारण उस इलाके, उस नजरिए से देखें तो उन इलाकों में जहां पर कभी टूरिस्ट गए ही नहीं थे, वो भी इलाके खुल जाए। अभी अभी आपको बता रहे थे कि सीजनल चीज जो होती है, पर देश इतना विशाल है, कॉन्टिनेंट साइज है, विंटर्स में जहां पर अगर आप नहीं जा सकते, स्नो में तो कई लोग जाते ही स्नो में हैं, पर अगर नहीं जा सकते तो हमारे यहाँ उस टाइम पे बीचेस भी हैं, तो उधर भी जा सकते हैं। उसी तरीके नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, एकदम ग्रीन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आपको लगेगा जैसे विदेश के पर्यटक हैं, और इतनी हवा अच्छी है और इतनी ग्रीनरी है और सड़कें अच्छी है, सहूलतें अच्छी है, पर क्योंकि पर्यटक नहीं जाते हैं तो वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाए हैं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे ये रेट्स ठीक हो जाएंगे और उस तरीके इंसेंटिव मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा, होटल इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव मिलेगा कि छोटी छोटी जगह पर हम लोग अपने छोटे छोटे होटल्स जो अफोर्डेबल है उनको खोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और जो मैं आपको कहनी चाहूंगा, हमारे देश में योगा तो अभी पिछले कुछ वर्षों में स्प्रेड हो रहा है, पर जो हीलिंग है, योगिक हीलिंग या आयुर्वेदिक हीलिंग, ये भी तो एक टूरिज्म का भाग है। और अगर हम लोग दुनिया भर में इस चीज को कह सकें कि यहाँ पर हम लोग हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ, अफोर्डेबल होटल्स के साथ, जहां पर आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, केरला स्टाइल हो सकती है, या बेंगलोर में कुछ हीलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सारे इंसेंटिव्स जो दिए गए हैं, टूर्स ऑपरेटर्स, होटल रूम्स, इन सब के पीछे जो मेन नजरिया है वो है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है। और एक बार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंट्री में हो गई, आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो जाएगी, साथ में रीजनल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी विस्तार पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जीएसटी कटौती से जो फायदा हुआ है और तमाम क्षेत्रों में किस तरह की उम्मीद बनी है, किस तरह की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर चरण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आप जिस तरह से तमाम क्षेत्र बता रहे हैं, तमाम नए एरियाज भी टूरिज्म के आपने बताए हैं और उन क्षेत्रों में विकास जहाँ पर लंबे समय से इसकी दरकार थी, विशेषकर जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, हम लोकल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और वहाँ पर एक ट्रेंड वर्क स्किल की भी हम बात करते हैं, एक ट्रेंड स्किल फोर्स की बात करते हैं, तो किस तरह से जब हम रोजगार के अवसर की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग के जो ये अवसर बढ़ते हैं वहाँ के यूथ के लिए और उसके बाद ये रोजगार में तब्दील होते हैं, तो ये कितना परिवर्तन वहाँ की अर्थव्यवस्था, लोकल अर्थव्यवस्था और उससे फिर देश की अर्थव्यवस्था में लाएंगे? देखिए, होटल इंडस्ट्री की एक बहुत खासियत है। मैं आपको जैसे भी छोटे ब्रीफली बता रहा था कि हर किस्म के वर्क को ये लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अनस्किल्ड को भी कर सकते हैं, स्किल्ड को भी कर सकते हैं। अब जिस तरीके की आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रगति करेंगे, समझिएगा आप कर रहे हैं सिर्फ टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट स्पॉट है, बीचेस हैं या स्नो है या वाटर स्पोर्ट्स है, तो उधर अलग किस्म की स्किलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग किस्म की स्किलिंग देनी पड़ेगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जो यंग युवा यूथ अवेलेबल है उसको आप स्किलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि हाँ, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ोतरी दे रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग बाहर से फॉरेन टूरिस्ट को ले के आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पता है बैकपैक टूरिस्ट बहुत होते हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर दुनिया मंदी से गुजर रही तो बैकपैक टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे वो इंडिया में नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जो हमारे होटल्स हैं अफोर्डेबल नहीं है, या जो अफोर्डेबल हैं उनमें क्वालिटी नहीं। तो अभी ये सरकार ने क्या किया कि क्वालिटी होटल्स में अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है, तो इवन बैकपैक टूरिस्ट जो हैं वो भी आते हैं। अच्छा, अभी ये सब किस्म के जो पूरी वैरायटी ऑफ टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। और एक मैं सिंपल एग्जांपल उदाहरण आपको जो मैं दे रहा था कि अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हमारे हवाई जहाज और हवाई जहाज में स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेसेस की भी ट्रेनिंग हमें, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री तो वहां से शुरू होती है जहां से पर्यटक एंटर करता है आपके देश में आने के। बिल्कुल, और इससे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और भी जुड़ जाता है क्योंकि जब विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनका काफ़ी आकर्षण रहता है। वो भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, भारतीय जो पारंपरिक विरासत की जगह हैं उन पर जाते हैं। तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, और प्रधानमंत्री भी जिस तरह से बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो वो जो वहाँ की लोकल उत्पाद हैं उनको कितना बड़ा एक वैश्विक प्लेटफॉर्म जो है वो मिलता है, किस तरह से ये क्षेत्र भी आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ज्यादातर कहता हूँ, और मैं क्योंकि G20 के नीचे जब हम लोगों ने क्या किया, देश की लीडरशिप पे वो क्रेडिट जाता है कि पूरे देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे सिटीज के अंदर G20 के प्रोग्राम्स किए गए। बिल्कुल, बहुत बड़ा उदाहरण रहा G20 का। दिन भर में मीटिंग्स होती थी, शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता था, और कल्चरल प्रोग्राम कभी ट्राइबल प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी लोकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जितने भी पर्यटक आए या जितने भी डिग्नेटरीज आए विदेश से, सब यहाँ का इंडियन वैल्यू सिस्टम का साथ में कुछ लेके गए। मैं भोपाल में था कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर G20 की मीटिंग्स हो रही थी। वहाँ के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर साथ में आके बैठ के डिनर खा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, और साथ के जो लोकल ट्रूप्स थे ट्राइबल एंड कल्चरल, वो साथ में डांस भी कर रहे थे, स्टोरीज भी नरेट कर रहे थे। और मैं मन में सोच रहा था कि देखिए, दिन में ये लोग कहीं जा सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट में जा सकते हैं, पर शाम के टाइम जब ये डिनर कर रहे हैं, ये हमारे लिए कैप्टिव ऑडियंस है। उस टाइम पे इंडियन वैल्यू सिस्टम, इंडियन कल्चर, ये सारा हम इनको साथ में एक पार्सल की तरह पैक करके भेज सकते हैं जब ये अपने देश जाएं। तो पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है टूरिज्म के साथ। टूरिज्म सिर्फ होटल ही नहीं है, टूरिज्म इतने और मौके देता है अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, अपना व्यू पॉइंट उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो रिचनेस हेरिटेज है उनके साथ शेयर करने के लिए। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में अगर आप ये सारी सहूलतें दे सकते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, उन इलाकों में जाके थोड़ी प्रगति होगी। आप ये भी देखेंगे कि हमारा कल्चर दुनिया के पूरी दुनिया में वो कल्चर की वैल्यू भी बढ़ेगी।
बिल्कुल, इससे जुड़ा एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है जब हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं या इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, निवेश को हम कह रहे हैं इससे बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अब एक मतलब मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, मुझे कई बार लगता है क्या, देखिए हम लोगों ने एक स्कीम निकाली, हवाई चप्पल से हवाई जहाज जी, इसका क्या मतलब है? ये बार बार आप इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये सुनने में जितनी आसान लगती है, इम्प्लीमेंटेशन इसका देखिए कितनी बड़ी नीति रही होगी कि हवाई चप्पल वाला आज हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 150 एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में। अब जिस तरीके 150 इंडियन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में बन रहे हैं, जहां बड़े शहर है वहां पे 2-2, 3-3 एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे लोकल सिविलाइजेशन, लोकल पॉपुलेशन, लोकल रीजनल एरियाज को ग्रोथ मिल रही है, उनको थोड़ा आत्मसम्मान भी मिल रहा है कि हमारे यहाँ भी कल्चर की वैल्यू है, हमारे यहाँ भी एक हवाई जहाज लैंड करता है, यहाँ भी कुछ पर्यटक आते हैं। ऐसे ही होता है, एक पर्यटक आया, 2 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 हो गए, 1 लाख बन गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो हम लोगों ने प्रयत्न किया, जिससे ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, कंट्री के पूरे रीजनल डेवलपमेंट होगी, एक किस्म का यूं कह लीजिए इक्वालिटी बढ़ गई। सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास 4 शहर हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली, ये नहीं है, छोटे छोटे शहर भी बढ़ने शुरू हो गए, तो इससे हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा गति से बढ़ने लगी। उससे फिर क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विदेश में ये बात फैल जाती है कि देखिए जो भारत देश है उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो ग्रोथ जो हो रही है बहुत बैलेंस्ड तरीके से हो रही है। अब कोई मान नहीं सकता था कि 150 एयरपोर्ट की इंडिया में कहीं गुंजाइश होगी, पर अगर आप आजकल हवाई जहाज में जाएं तो आपको सच्ची में लगेगा कि रेलवे स्टेशन जो आज से 25 साल पहले होता था, वैसे आजकल एयरपोर्ट लगने लगे। जिन लोग कभी हवाई जहाज से जाना शायद सोचते नहीं थे, वो आजकल आराम से हवाई जहाज में जाते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है और लिंकेजेस मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जब प्रगति होती है तो दुनिया के जितने भी इन्वेस्टिंग हाउसेज हैं और पर्यटक ऑफकोर्स आते हैं, देखते हैं खुद अपनी नज़र से। मुझे कई पर्यटक ऐसे मिले हैं, कई मेरे मित्र मिले हैं जो 25 साल पहले का भारत और आज का भारत इतना भिन्न है कि आके अभी आनंद लगता है। बिल्कुल, निवेश को लेकर भी रुचि बढ़ी है और ये क्षेत्र और आकर्षक होता हुआ दिखाई देता है। और इसका जो है, क्योंकि जब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हम कहते हैं तो जीडीपी ग्रोथ में इसका बड़ा योगदान रहता है और ये योगदान बढ़ेगा, इसकी काफ़ी संभावनाएं और उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। चरण सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जीएसटी दरों में कटौती जो है वो किफ़ायत में वृद्धि लेकर आई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूती देने की सरकार की ये एक अहम नीति है, अहम कदम है, जिससे सुगम्यता में तो बढ़ोतरी होगी भी, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जीवंत तथा समावेशी गंतव्य के रूप में भारत की छवि विश्व भर में निखारने का जरिया भी बनेगा। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।